जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का भैले व्यू आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन एक सेशन के माध्यम से हम लोग इंडियन पॉलिटी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों में से जिन लोगों ने अब तक मेरे द्वारा जितने वीडियो बनाए गए होंगे, अगर आप लोगों ने अगर अच्छे से उसको देखने का प्रयास किया होगा, अच्छे से उसको नोट्स बनाने का प्रयास किया होगा और इस वीडियो देखने के बाद इससे संबंधित टॉपिक को अगर किसी बुक में पढ़ने का प्रयास किया होगा, तो यकीन मानिए कि आपको ये टॉपिक काफी आसान लग रहे होंगे। चलिए, एनीवे, अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले इंडियन पॉलिटी के बेसिक क्लास के और भी कुछ महत्वपूर्ण क्लासेस यूट्यूब पर मेरे द्वारा बनाए गए हैं, उसको पहले देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पर आइए। तो चलिए, आज का जो हमारा सेशन है, कल का एक पार्ट हमारा बच गया था, उस पर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा कल की क्लास की मैं रिकैप कर देता हूं ताकि आप आज के क्लास को जोड़ने का प्रयास करें। कल हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। इसको हम लोग कल पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। इसको मैंने आपको दो भागों में बांट करके दिखाया था। एक था कि प्रोविंस और सेंटर के रिलेशन के आधार पर, मतलब अगर सेंटर और रिलेशन, सेंटर और प्रोविंस हो, उसके तहत गवर्नमेंट सिस्टम के कितने पार्ट हो सकते हैं। तो मैंने इसके 3 पार्ट बनाए थे, याद कीजिए। एक मैंने बताया था आपके कन्फेडरल, एक बताया था फेडरल और एक बताया था यूनिटरी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें पता होगी। और एक मैंने बताया था कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव के रिलेशन के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, यानी कार्यपालिका और विधायिका के आधार पर एक गवर्नमेंट सिस्टम के एक आधार माने जाते हैं। तो लगभग इसको हम लोगों ने कल के वीडियो में समझ लिया है और आज हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो गवर्नमेंटल सिस्टम जो होते हैं, वह गवर्नमेंटल सिस्टम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के आधार पर किस प्रकार होते हैं। इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक होते हैं आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम और एक होते हैं आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम का अगर उदाहरण लें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और पार्लियामेंट्री सिस्टम की अगर बात करें तो आपका अपना इंडिया है, आपका ब्रिटेन। अब यहां जानने की जरूरत है कि आखिर पार्लियामेंट्री सिस्टम किसको कहा जाए और प्रेसिडेंशियल सिस्टम किसको कहा जाए। चलिए, अब एक एक करके इस चीजों को समझते हैं और जोड़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर बात करूंगा आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, जिसको संसदीय व्यवस्था कहते हैं। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि सिस्टम में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ये बॉडी होते हैं। इसको बोलते हैं विधायिका, ये होता है कार्यपालिका। अब ये विधायिका ये होते हैं जिनके पास एक पावर होता है टू मेक द लॉ। इनके पास यह ऑथराइजेशन होता है कि यह कानून बनाए, और इस कानून को ग्राउंड स्तर पर लागू करना जो काम होता है वह होता है एग्जीक्यूटिव का। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा, इस लेजिस्लेटिव बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता। यानी इसके ही मेंबर, जो लेजिस्लेटिव के जो मेंबर होंगे, वही मेंबर काफी हद तक एग्जीक्यूटिव के मेंबर होते हैं। आप पूछेंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं, थोड़ा सा और क्लियर कीजिए बातों को। तो अगर मैं कहूं कि लेजिस्लेटिव के अगर मेंबर नरेंद्र मोदी साहब हैं,
तो एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट नरेंद्र मोदी साहब होंगे। इसके 1-2 लेक्चर पहले मैंने इसको पूरा डिटेल में बताया था। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजन हो रहा हो तो पहले वाला जो 1-2 वीडियो पहले मैंने इस पर एक खासकर ज्यादा डिटेल में उस पर चर्चा किया था, उसको देखकर आइए, उसके बाद ये चीजें और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। अब दोनों चीजें यहाँ पर जब होगी, मतलब इसका कानून बनाना और इसका कानून को इम्प्लीमेंट करना। अब ये लेजिस्लेटिव होता है जब आप कानून बनाने का अगर आपको अथॉरिटी दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि जनता आपको डायरेक्ट कहीं से ना कहीं से इलेक्ट कर रही है। आप जनता को कुछ ना कुछ कमिटमेंट किए होंगे, तभी जनता ने आपको चुना है। और जनता के लिए जो एक महत्वपूर्ण कानून की आवश्यकता है और जनता ने जो पावर दिया है आपको, उस पावर का प्रयोग करके आप जनता के हित में लॉ बना रहे हैं। इसका मतलब है कि आप जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। अब जैसे मैं कहूं कि जैसे अगर लोकसभा के इलेक्शन होते हैं और लोकसभा सीट जैसे मैंने उसने बताया था 543, इस 543 में लगभग 300 सीट किसी पार्टी को मिल जाता है। नंबर ऑफ एमपी जैसे मान लीजिए बीजेपी ही मान लीजिए, अभी मेजोरिटी में है तो बीजेपी ही लेकर के चलेंगे। तो बीजेपी 300 अगर सीट ले रही तो इसका मतलब है कि लगभग टोटल सीट का आधे से ज्यादा है तो सरकार बीजेपी की बनेगी। इसी 300 में से एक आदमी को पीएम बना दिया जाता है। अब यहां जो पीएम बनेंगे, ध्यान रखने वाली बात है, जो पीएम बनेंगे वो पीएम का सिलेक्शन प्रेसिडेंट करते हैं। अब यहां जरूरी नहीं है कि जो पीएम बनाया जा रहा है इस 300 का जो जीते हुए जो लोग हैं उन्हीं में से ये पीएम बनेंगे, नहीं। ये कोई आम आदमी को भी पीएम बनाया जा सकता है, लेकिन आने वाले 6 महीना में इनको किसी न किसी क्षेत्र से या तो लोकसभा के मेंबर या राज्यसभा के मेंबर एनी हाउ बनना पड़ेगा, तभी जाकर के आप प्रधानमंत्री के पोस्ट पर बने रहेंगे। उसके बाद से जैसे पीएम का सिलेक्शन होगा इस प्रोसेस में, तो अब पीएम के जो नियरेस्ट और डियरेस्ट जो भी लोग होंगे इस 300 में से, मान के चलिए 300 में से किसी को कोई मिनिस्टर, किसी को डिफेंस मिनिस्टर बनाना है, किसी को होम मिनिस्टर बनाना है, तो ये प्रधानमंत्री एक लिस्ट तैयार करेंगे और लिस्ट तैयार करके ये प्रेसिडेंट को भेजेंगे। और जब प्रेसिडेंट के पास जब ये लिस्ट जाएगा, प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देंगे और वो आदमी जो होगा, जो मिनिस्टर बनने वाला होगा, वो बन जाएगा। ये आम प्रोसेस होता है आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम में। और भी बहुत प्रोसेस है, जब खासकर सिर्फ संसद की जब बात करेंगे आने वाले समय में, तो उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं, स्पीकर की क्या भूमिका होती है, कैसे सदन स्टार्ट होता है, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम इन जनरल सिर्फ बेसिक की बात कर रहे हैं कि ताकि आप पार्लियामेंट्री सिस्टम को आसान भाषा में समझ पाए। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक पीएम और एक देख रहे होंगे प्रेसिडेंट। अब देखिए यहाँ पर 2 हेड दिख रहे हैं आपके, एक पीएम भी दिख रहा है और एक प्रेसिडेंट भी दिख रहा है। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, ये जो हेड ऑफ द स्टेट जो होता है, जिसको प्रेसिडेंट बोलते हैं, यह नाम मात्र का होता है। मतलब वास्तविक शक्ति प्रेसिडेंट में ना होकर के वास्तविक शक्ति जो होती है, रियल पावर जो होता है, वह रियल पावर जो होता है वह प्राइम मिनिस्टर में विद्यमान होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या चीजें चल रहा है। और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है इन जनरल, इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो ये प्रधानमंत्री के द्वारा जो मंत्री परिषद जो तैयार किया जाएगा और इसमें जो मंत्री बनाए जाएंगे, इसी जो 300 जो यहाँ पर सीट है जो लोग जीत कर आए हैं, इसी में से किसी न किसी को आपको मंत्री बनाने पड़ते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशन माना जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। दूसरा ये चीजें होता है इस पार्लियामेंट्री सिस्टम का कि इनका जो ड्यूरेशन जो दिया जाता है आपका, जिसको बोलते हैं कार्यकाल, ड्यूरेशन 5 ईयर होता है। लेकिन रियल में 5 ईयर कहना मुश्किल है, क्योंकि जनता जो होती है, जिस दिन यह चाह दे कि सरकार को गिरा देनी है,
संसद में जिस दिन भी अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो गया तो यकीन मानिए सरकार उसी दिन गिर जाएगी, भले उसका सरकार चलते हुए 1 महीना ही क्यों ना हुआ हो। ड्यूरेशन 5 साल है, लेकिन सरकार जो है वह कभी भी गिर सकती है। जब भी अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा उस दिन यह मान लिया जाएगा कि सरकार जो है वह सिस्टम को चलाने में उनकी क्षमता अब प्रेजेंट टाइम में नहीं है, और इस प्रकार से वो सरकार गिर जाती है। ये होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था क्या होता है। अब इसके आप देखेंगे कि इसके कुछ बेनिफिट है, इसके अपने कुछ लॉसेस हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होता है? तो सबसे पहले ये बात है कि सरकार के पास हमेशा चुनौती इस बात की बनी रहती है कि जनता को हमेशा जवाब देना है। जिस दिन आप जनता को जवाब देने में असमर्थ हुए, यकीन मानिए सरकार उस दिन आपकी बचेगी नहीं। इनको डर रहता है कि कभी भी सरकार हमारी गिर सकती है, इसलिए वह लोगों की हर नीड को फुलफिल करने का प्रयास करते रहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत। तो एक प्रकार का ये बेनिफिट माना जाता है, लेकिन यही बेनिफिट लॉस के रूप में भी हो सकता है। लॉस के रूप में इस प्रकार से हो सकता है कि मान के चलिए कि अगर सरकार बना किसी का, जैसे मान के चलिए कि 2023 में सरकार बना और 6 महीना के बाद बहुमत नहीं बन पाया और सरकार गिर गई, फिर इलेक्शन हुए, फिर 6 माह के बाद सरकार गिर गई, फिर इलेक्शन हुए, फिर सरकार गिर गई। उदाहरण के रूप में 1991 से लेकर के 1998 तक के भारत के पॉलिटिकल करियर को जब आप उठा करके देखेंगे तो ऐसा समय आया है कि 18 दिन में सरकार गिरे। तो जरा सोचिए कि जब सरकार गिरेंगे तो जो नई इलेक्शन कराई जाएगी तो उसमें भी तो पैसे लगेंगे, और जब पैसे लगेंगे तो वो पैसे अगर हम चुनाव में इतना खर्च करेंगे तो उसका अगर हम प्रयोग जन कल्याण में करें तो लोगों का ज्यादा विकास होगा। अगर हर 6 माह में अगर सरकार गिरे, 10 दिन में सरकार गिरे, 15 दिन में सरकार गिरे, तो उस कंडीशन में किस प्रकार से ग्रोथ किया जाएगा, किस प्रकार भारत तरक्की करेगा। उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीजें आपको क्लियर हो रहा होगा। लगभग 1990 के दशक में पार्लियामेंट्री सिस्टम को लेकर के यह लोगों के द्वारा, कुछ जो राजनीतिक विज्ञान के जो विद्वान लोग हैं उनके द्वारा कहा जाने लगा कि भारत को पार्लियामेंट्री सिस्टम को छोड़ देना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए। और पहले थोड़ा सा प्रेसिडेंशियल सिस्टम को समझें, फिर हम तुलना करते हैं दोनों का और फिर भारत के साथ इसको इंटरकनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। दूसरा जो है जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इसको बोलते हैं अध्यक्षात्मक व्यवस्था। ये क्या होता है? देखिए, इसमें भी सिस्टम होता है आपका लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, लेकिन मजे की बात ये होती है कि जो प्रेसिडेंट जो होते हैं ना वह एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं, प्रेसिडेंट। और ये जो प्रेसिडेंट होंगे, वो जो राष्ट्रपति होंगे, वह नाम मात्र के नहीं, ये वास्तविक पावर इन्हीं के हाथ में होगी, जो प्रेसिडेंट होंगे। अब पूछेंगे कि लेजिस्लेटिव कौन होगी? जैसे अमेरिका में लेजिस्लेटिव है उसको बोला जाता है सीनेट बोला जाता है। और लगभग जो 50 स्टेट हैं, उस 50 स्टेट के 2-2 लोग मिलकर के सीनेट की संख्या 50 बना लेते हैं। इनका काम है सिर्फ लॉ को क्या करना, बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम है कि उसको लगभग ग्राउंड स्तर पर इंप्लीमेंट करना। यानी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है यहाँ पे, जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। यानी जो बिडेन अभी वहां के अगर प्रेसिडेंट है तो कानून बनाने की स्थिति में जहां कानून बन रहा होगा वहां पर जो बिडेन जा करके नहीं बैठ सकते हैं, वहां वोटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो बिडेन का जो काम दिया गया है वो उनका काम एग्जीक्यूशन है। और इन्हीं के हाथ में वास्तविक पावर क्या होती है, विद्यमान होती है। जब ये और इनका इलेक्शन जो होता है, ये जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, इनका
जो इलेक्शन डायरेक्ट होता है प्रोसेस है, कभी करेंगे चर्चा, इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से इनका डायरेक्ट चुनाव होता है लोगों के द्वारा, एक लंबी प्रोसेस है लगभग इसमें। लेकिन आप इसमें प्रेसिडेंट का जब आप इलेक्शन देखेंगे तो प्रोपोर्शनल बेस्ड इलेक्शन के माध्यम से इनका चुनाव होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। कहने का मतलब है कि जैसे एमपी हो गए, एमएलए हो गए, इसको कौन चुनते हैं? इसको डायरेक्ट जनता चुनती है। और प्रेसिडेंट जो होते हैं, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा तो यही लोग तो उसमें भाग लेते हैं, एमपी एमएलए वाले लोग, जनता तो भाग नहीं लेती है। इसी को बोला जाता है प्रोपोर्शनल बेस, मतलब ये सिस्टम जो है डायरेक्टली इसमें जनता इन्वॉल्व नहीं होती है। जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो इनके इलेक्शन में भाग लेते हैं और फर्स्ट पास्ट उस सिस्टम के आधार पर जो इलेक्शन होते हैं उस आधार पर नहीं होते हैं, जबकि टोटल वोट का 50% +1 अगर जिसको मिलता है वही जो होता है वो प्रेसिडेंट बनता है। एनीवे वही कहानी, इलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पर है। जो प्रेसिडेंट होते हैं इनका चुनाव डायरेक्ट होता है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रेसिडेंट का जो चुनाव हो रहा है पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो इनडायरेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर जो इन जनरल आप देखेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, जब यहाँ का प्रेसिडेंट जब बन जाता है और बनने के बाद इसको यह पूरा अथॉरिटी दिया जाता है कि वह अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट पर्सन को किसी भी मंत्री के तौर पर वह नियुक्त कर सकता है। तो इसमें एक प्रकार का बेनिफिट माना जाता है कि अगर मान के चलिए अगर साइंस एंड टेक से संबंधित किसी को मिनिस्टर बनाना है तो हम यह प्लान करेंगे कि R&D टेक्नोलॉजी के स्तर पर देश में कौन ऐसे आदमी हैं जो ज्यादा डेवलप है, उनको उस क्षेत्र का मंत्री बना दिया जाए। इससे होता है कि देश का तरक्की होता है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि लगभग अगर आप तकनीकी क्षेत्र में आप कितना हो स्ट्रांग है, लेकिन आप किसी पार्टी से नहीं हैं या आप किसी क्षेत्र से जीत करके नहीं आए हैं तो आप मंत्री नहीं बन सकते। अगर एक गोलू टाइप का इंसान अगर किसी क्षेत्र से अगर जीत करके आया है, उसको साइंस टेक का अगर कुछ भी मालूम नहीं है और उसको अगर सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय उसको दिया जाना है तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में दिया जा सकता है। क्या चीजें आप जोड़ पा रहे हैं, इसका ड्रॉबैक, इसका बेनिफिट, इसका बेनिफिट, इसका ड्रॉबैक, यही चीजें जब आप चीजों को लिंक करना सीख लेंगे, यकीन मानिए सारे सब्जेक्ट आसान हैं, बस लिंक करने आना चाहिए। लिंक करने आ गया, यकीन मानिए आपको उस सब्जेक्ट पर पकड़ बन गई। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीजें होती है, जब सेपरेशन ऑफ पावर रहेगा इसमें तो लगभग इधर के लोग इधर रहेंगे और इधर के लोग इधर रहेंगे। इसका तो यहाँ पर बेनिफिट दिखा, लेकिन इससे कुछ लॉसेस भी है। लॉसेस ये हैं कि लगभग हो सकता है कि सीनेट वाले क्षेत्र में किसी दूसरी पार्टी के लोगों की संख्या ज्यादा हो और जो एग्जीक्यूटिव जो पार्टी है, जो उसमें अभी प्रेजेंट जो गवर्नमेंट होगी उसकी पार्टी डिफरेंट हो, तो इन दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न हो जाता है। ये तो कानून तो बना देते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी के होने की वजह से इस कानून को ग्राउंड स्तर पर इम्प्लीमेंट कराने के लिए ये लोग थोड़ा सा डिले करने लगते हैं। तो इस प्रकार की एक समस्या है, यहाँ पर आप देखेंगे। दूसरा ये चीज है कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है आपका, इसका टाइम जो होता है 4 ईयर होता है। इस 4 इयर्स के बीच में इम्पीचमेंट को छोड़ करके, महाभियोग को छोड़ करके किसी भी परिस्थिति में प्रेसिडेंट को नहीं हटाया जा सकता है। यानी ज्यादा चांस रहते हैं कि जब एक बार आप शासन में आ गए तो आपके अंदर डिक्टेटरशिप की भावना डेवलप होने की चांसेस अध्यक्षात्मक व्यवस्था में बढ़ जाती है। जबकि इसका जो आप देख रहे हैं डिमेरिट, यही डिमेरिट आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम में मेरिट के रूप में दिखता है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि मैं जो चीजें बता रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कुछ अगर इसमें आप कुछ डिमांड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिखिए, ताकि मैं प्रयास करूं कि आपके अनुसार वीडियो को बनाया जाए। मुझे जैसा अच्छा लगता है मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको अपना बेस्ट देने का प्रयास करूं। चलिए, तो लगभग यहाँ डिक्टेटर होने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो लगभग एक आधारभूत समझ जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का आप लोग समझ लिए होंगे। अब समझते हैं कि आखिर क्या कारण था, थोड़ा सा मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को।
जैसे कभी मेंस में अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 1990 के दशक में कुछ राजनीतिक विज्ञान के विद्वानों का मानना था कि भारत को पार्लियामेंट्री सिस्टम को छोड़ करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपना लेना चाहिए, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने मत के पक्ष में उत्तर दो। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप इस चीज को समझेंगे और उस आंसर को लिखेंगे, बहुत आनंदित महसूस करेंगे। चलिए इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा। अब देखिए हुआ क्या कि लगभग 1990-91 के बाद कुछ कंडीशन थे, जैसा कि आप लोग समझ पाते हैं कि लगभग 18 दिन, 1 माह, 6 माह, साल भर पर सरकार गिर रहे थे। और उस समय की जो डिमांड हो रहा था, कहीं ना कहीं उस समय की कंडीशन को देख करके ही कुछ लोगों के द्वारा यह माना जा रहा है। लेकिन जब आप 1997-98 के बाद जब पूरी पार्टियों को मर्ज करके एनडीए और यूपीए जैसी एक बड़ी सिस्टम तैयार किया गया, नंबर ऑफ पार्टी को एक में मर्ज कर दिया गया, उसके बाद से आप देखेंगे कि 1999 से 2004 तक एनडीए की सरकार रही और 2004 से 2009 यूपीए और 2009 से लेकर के 2014 तक यूपीए की सरकार और 2014 से लेकर के अभी यानी 2023 तक अभी निरंतर एनडीए की सरकार है और बहुमत में चल रही है। तो मुद्दा ये था कि हमको मूल्यांकन करना है उस समय की डिमांड कहां तक सही था। अब देखिए भारत जो है वह विविधताओं का देश है। अब जरा सोचिए कि अगर यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम में है कि आप जब किसी के पास जाते हैं और मतलब वोट लेने के लिए आप अपना कमिटमेंट करते हैं, जनता भी एक्टिव है, जनता को भी पता है कि अगर आपके द्वारा कमिटमेंट पूरा नहीं किए जाएंगे तो आपके ऑपोजिशन वाले जो पार्टी हैं उनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और अपनी सरकार गिर सकती है। लोग सड़क पर आ सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इसका इम्पैक्ट आपके शासन व्यवस्था में पड़ सकता है, क्योंकि आप 5 साल के लिए गारंटी नहीं है कि आप 5 साल के लिए रहेंगे। तो भारत के परिदृश्य में अभी हमारी लिटरेसी रेट जितने स्तर पर चाहिए उतना स्तर पर डेवलप नहीं हुआ है। अभी हमारी सोच, अभी हमारी लैंग्वेज, अभी हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, अभी हमारा परसेप्शन, ये सारा चीजें जो है अभी जिस प्रकार से चाहिए, जैसे आपका ब्रिटेन है, जिस प्रकार से आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उस प्रकार से हम लोग अभी डेवलप नहीं हुए हैं। बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर लिटरेसी रेट लगभग कहानी बहुत कम तौर पर देखी जाती है। जैसे किसी ट्राइबल क्षेत्र में आप चले जाइए तो ट्राइबल क्षेत्र में जब आप वहां जाएंगे तो वहां लिटरेसी रेट होगी नहीं, और लिटरेसी रेट अगर कम होगी तो कैसे समझ पाएंगे कि जो वोट होता है, वोट का राइट क्या होता है, हम किसी को वोट दे रहे हैं तो हमारे लिए क्या कर रहा है, ये चीजें कैसे हमें अनुभूति होगी। और उसके लिए सबसे बेनिफिट था कि हम लोग को प्रेसिडेंशियल सिस्टम को ही अपना लेना चाहिए। अब मान के चलिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम अपनाते हैं तो आपने किसी को वोट दे दिया, पैसे लेकर के वोट दे दिया, अब वो 4 साल 5 साल के लिए तो वह डिक्टेटर बन जाएगा, अब से बात ही नहीं करेगा, क्योंकि आप उसको हटा नहीं सकते हैं और इम्पीचमेंट का प्रोसेस इतना आसान नहीं होता। तो लगभग इन्हीं सारी आधार को ध्यान में रखते हुए उस समय कुछ विद्वान लोगों ने इस बात पे असहमति जताया कि भारत की जो शासन व्यवस्था है, भारत की ज्योग्राफिकल एरिया और यहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वह ज़्यादा बेनिफिशियल मानी जा सकती है और भारत के संदर्भ में प्रेसिडेंशियल सिस्टम के कंपेयर में ज़्यादा सक्सेस पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही माना जाना एक उचित तौर पर देखा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों जैसा मैं निरंतर आप लोगों के समक्ष हूँ, अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को प्रोजेक्ट करके दे रहा हूँ, अब आप लोग भी अपना फर्ज जरूर अदा करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। देखिए हमारी मानसिकता होती है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं अच्छा वीडियो किसी को शेयर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद जो मैं जान लिया हूँ वो दूसरा कोई जान लेगा। इस प्रकार के मानसिकता से अलग रखना चाहिए हमें, क्योंकि नॉलेज जो होता है ना, जितना आप किसी को शेयर करते हैं, जितनी इस पर डिस्कशन करते हैं, नॉलेज ही एक ऐसी चीज है जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि ज्यादा होती है। तो चलिए
कल मिलते हैं एक अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत।